और ये बात मेरे लिए ताज्जुब खेज भी है पूर्णा। फिर जिस तरह तुमने ये तवील तरीन सफर इतने कम वक्त में और रुके बगैर तय किया है, तुम्हारी दुनिया के आम इंसान ये कुव्वत नहीं रखते पूर्णा। और यही बात मेरे लिए हैरानी का बायस बन गई थी। इसकी वजह है गोगला, क्या यही कि मैं भी इस दुनिया के आम इंसानों में से नहीं हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? गोगला ने दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा। मतलब यह है गोगला कि अगर तुम यकीन करो और यकीन ना करो तो अपनी तमाम तर इल्मी कुव्वतों को आजमा लो और मेरे बारे में मालूमात हासिल करो, या फिर मेरे बयान की तस्दीक कर लो कि मेरी उम्र लामहदूद है। मैं सदियों से जिंदा हूँ, इतने तवील अरसे से जिंदा हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है तुम्हारी दुनिया में आबादी का वजूद भी नहीं था उस वक्त जब मैं पैदा हुआ था। कि क्या मतलब? गोगला मतहय्यराना अंदाज में बोली। हाँ गोगला, जो कुछ मैंने कहा वो दुरुस्त है। मैंने सदियां देखी हैं और अदवार से गुजरा हूँ। सदियों ने मुझे देखा है। ये चांद, सितारे, सूरज, जमीन और आसमान न जाने कब से मेरे राजदां हैं और मैं दुनिया का सफर तय करता चला आ रहा हूँ। मैंने सदियों का सफर तय किया है, इनके अदवार देखे हैं गोगला, और ये सदियां मुझे इस जमीन पर भटका रही हैं। चुनाचे अम्बा करोसा या दूसरे लोग मेरी जात की गर्द तक न पहुंच सकते थे। और गोगला, ये काम तुम्हारे बस का भी नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो हकीकत है। मैं तुम्हारे इल्म को दावत दे चुका हूँ को मेरे बयान की तस्दीक करे और मेरे बारे में फैसला करे। इसलिए गोगला, मैंने खुद को कोई नाम नहीं दिया क्योंकि कोई नाम देने वाला मौजूद नहीं था। जिसने जो चाहा कहा, इसलिए मैंने तुम्हें भी दावत दी कि तुम अपने पसंद का कोई नाम मुझे दो। मैंने सदियों से देखा है कि लोग मुझे अपने पसंद का नाम दे रहे हैं। इस कायनात के हजारों राज हाय सरबस्ता मैंने हल किए हैं। इसके बावजूद नाम के सिलसिले में मैं लोगों का मोहताज होता हूँ और वह मुझे जो चाहे नाम दे देते हैं। सितारे मेरे दोस्त हैं गोगला, आग मेरी बेहतरीन साथी है। वो मेरे बदन को कभी नहीं जलाती, पानी की गहराइयाँ मुझे कभी नहीं डबोती, बर्फ की सर्दी मेरे जिस्म को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। और तुम्हारी दुनिया की वो तमाम चीज़ें और तमाम हरबे जिन्हें तुम दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें कत्ल करने में इस्तेमाल करते हो, मेरे जिस्म मेरी ज़ात के लिए बेअसर हैं, क्योंकि सदियों ने मुझे एक ठोस शक्ल दी है और ऐसा ठोस किरदार दिया है जिसमें कोई लचक नहीं है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं सदियों पर हावी हूँ तो गलत ना होगा और मैं तुम्हें इसका तजर्बा करने की दावत भी दूंगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई इल्म नहीं है कि सदियाँ मेरी मुआवन रही हैं और मेरे तजर्बात बहुत कुछ सिखाते रहे मुझे, और यही कुछ मेरा इल्म है। तुम्हारा इल्म जिसे तुम जादू कहते हो वो मैं नहीं जानता। वो मेरे लिए मुतहय्यर कुन है और मैं उसे सीखने का ख्वाहिशमंद भी हूँ, क्योंकि मेरे पास मालूम का ज़ख़ीरा है। मैंने जो कुछ सीखा देखा उसे अपने जहन में महफूज कर लिया और दुनिया जो कुछ करती रही है वो भी मेरे जहन में महफूज है। चुनांचे तुम्हारी यह ज़मीन मेरे लिए अनोखी और अजनबी है, लेकिन मैं तुमसे यकीन से कह रहा हूँ गोगला कि मुझे कोई सवाल नहीं है। तुम कहती हो कि तुम्हारी ज़मीन के लोग 11 सदियाँ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो सदियों से जिंदा चला आ रहा हूँ। न जाने मेरा यह सफ़र कब तक जारी रहेगा। ये थी मेरी दास्तान गोगला। इसमें अगर कोई झोल पाओ तो ये सिर्फ तुम्हारा काम होगा कि तुम इसकी तस्दीक करो। मैं तुम्हें हर तरह की आज़ादी देता हूँ। हाँ, अगर मेरी बात तस्लीम कर लो तो फिर एक दरख्वास्त मैं तुमसे करूँगा। मैंने कहा और गोगला की तरफ देखा। वो पत्थर के बुत की तरह साकत थी। शायद उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल वो खामोश रही और उसकी ये खामोशी मुझे अजीब सी लग रही थी। उसने मुझसे सवाल न किया और काफ़ी देर तक वो खामोश रही। तुम शायद हैरत का शिकार हो गई हो गोगला। गोगला चौंक पड़ी। उसने नीचे से ऊपर तक मुझे देखते हुए कहा कि क्या जो कुछ तुमने कहा वो हकीकत है? क्या तुम मुझसे कोई खूबसूरत और गहरा झूठ नहीं बोल रहे? नहीं गोगला, मैं कह चुका हूँ कि अब हम जब खलूस की बातें कर रहे हैं तो इसमें झूठ शामिल नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, इसमें झूठ का कोई पहलू नहीं। तब तुम मेरे लिए हैरत अंगेज हो पूर्णा, हैरत अंगेज। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी इज्जत भी करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब तक मैं अपने बारे में गलत फहमियों का शिकार रही हूँ, लेकिन तुम सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तुम पर यकीन किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं, क्योंकि बहर सूरत मैं भी कमजोरियों का शिकार हूँ। मैं तुम्हें आजमाऊंगी। हाँ, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है तुम्हें। इस सिलसिला में हर किस्म की इजाज़त है। जिस तरह तुम चाहो मैं हाजिर हूँ, लेकिन इसके बाद हमारी पुरखुलूस दोस्ती का आगाज़ होना चाहिए। मैं तुमसे वो सब कुछ सीखूंगा, मैं वो सब कुछ देखूंगा जो मेरी पसंद और मेरी तलब है। यकीनन तुमने जो कुछ बताया है, इन्हीं की बुनियाद पर मैं ज़मीन के 7वें तबक पर तुम्हें एक मेहमान की हैसियत से खुश आमदीद कहती हूँ। गोगला ने कहा और मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी।
थोड़ी देर तक हम लोग खामोश बैठे रहे, फिर गोगला उठ खड़ी हुई। आओ पूर्णा, अब हम यहाँ से चलें। ये यूं समझो मेहमान खाना था, जहाँ मैंने तुम्हें खुश आमदीद कहने के लिए ठहराना मुनासिब समझा, लेकिन इससे आगे मेरी और ज़मीन है जहाँ मैं खुद रहती हूँ। तुम्हें यकीनन मेरी क़यामगाह पसंद आएगी। ज़मीन का ये तबक जिस कदर खुशनुमा है, मेरा ख्याल है ज़मीन इसकी अशरे अशीर भी नहीं। मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा देखा है, लेकिन यहाँ जिस कदर खुशगवार फरहत का एहसास होता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कौन सा वक्त है? यहाँ वक्त का कोई तायुन नहीं है पूर्णा। यहाँ हमेशा ही यही वक्त रहता है। यहाँ सूरज नहीं चमकता। हाँ, जो फासला तुमने तय किया है, इसको देखते हुए अगर तुम ये सोचो कि रोशनी की पहुँच यहाँ भी इसी अंदाज से होगी जिस तरह तुम्हारी ज़मीन पर, तो ये तुम्हारी भूल होगी। तुम यूं समझो पूर्णा कि वक्त यहाँ ज़मीन के इस हिस्से में साकत और जामत है। हाँ, सदियों के गुजरने का एहसास हमें ज़मीन से फूटने वाली कोंपलों से होता है। जब ये छोटी होती हैं, बढ़ती हैं और फिर दरख्त बन जाती हैं, इसके बाद मुरझा कर सूख जाती हैं। इस तरह हम सदियां गुजरने का अंदाज़ा लगाते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी ज़मीन के लोगों की माने सदियों का तयन कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ के लोग सदियों को इस अंदाज से नहीं जानते। ओह, मैंने मुतासर अंदाज में गर्दन हिलाई। इस लिहाज से गोगला तुम यहाँ बड़ी मुदब्बिर साबित हुई। हाँ, यहाँ के लोग मुझे इस हैसियत से मानते हैं, गोगला ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे यहाँ भी हुकूमत का तसव्वुर है? जहानत और ताकत की बर्तरी तस्लीम की जाती है? हाँ, क्यों नहीं। फितरत के असूल हर जगह यकसा हैं। मैंने तुम्हारी ज़मीन के बेशुमार असूल अपने हाथ से मुख्तलिफ नहीं पाए। यहाँ हुकूमत है, हाँ। हुक्मरान कौन है? पोषना और इसरार, कुव्वतों और बेपनाह ताकत का मालिक। साजिशें होती हैं, हुक्मरानी की ख्वाहिश ज़हनों में परवान चढ़ती है। बेशक जंगें भी होती हैं, इस अंदाज में नहीं जिस तरह तुम्हारे यहाँ होती हैं। इस मामले में हमारे असूल पक्के होते हैं। क्या मतलब? मेरी दुश्मनी तुमसे है, मैं इसका ऐलान करूंगी और तुम्हें इससे आगाह करूंगी। फिर तुम्हारे मुकाबले के लिए अपनी कुव्वत मुजतमा करूंगी और तुमसे जंग करूंगी। इस जंग के लिए पहले ही मुझे सोचना समझना पड़ेगा। अगर मैं महसूस करूंगी कि मैं तुमसे कमज़ोर हूं और जंग नहीं कर सकूंगी, तो फिर इस जंग के लिए किसी और को नामजद करूंगी और वो मेरी जगह जंग करेगा। लेकिन मेरे मुकाबल को आज़ादी होगी कि वो उसे अच्छी तरह परख ले जिसको मैंने नामजद किया है। इसी तरह अगर वो खुद को मेरे फायज किए हुए शख्स के हम पल्ला ना पाए, तो वो अपनी तरफ से किसी दूसरे को तैयार कर सकता है। और ये तो अच्छा असूल है। हाँ, यहाँ ये रीत नहीं है कि बस इंसानों के गौल लेकर चढ़ दौड़े और जो कुछ पाया निस्तो नाबूद कर दिया। अच्छा असूल है, मुझे पसंद आया। मैंने कहा और फिर हम दोनों यहाँ से उठ गए। ज़मीन की ये दूर उफ्तादा गहराइयाँ मुझे बहुत पसंद आई थी प्रोफेसर, और मैं इनमें बेपनाह दिलचस्पी महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि इस अनोखी सरजमीन पर मेरा दिल खूब लगेगा और मेरी किताब में वो भी शामिल हो जाएगा जो दुनिया की निगाहों से पोशीदा है। लेकिन तख्तुल सरा के बारे में तो बहुत सी रवायात हैं। अचानक फरजाना बोल पड़ी और वो चौंक कर उसे देखने लगा। क्या? उसने सवाल किया। माफ़ करना, तुम्हारे तसलसल में फ़र्क पड़ा, लेकिन ये मौजू मेरे लिए बहुत दिलकश है। फरजाना ने मुआज़रत अमेज़ अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, पूछो। तुमने इस दुनिया को देखा होगा? हाँ, क्यों नहीं। जैसा इसने कहा था वैसा ही पाया। हाँ, जैसा गोगला ने मुझे बताया था वैसा ही पाया। मगर हमारे यहाँ तख्तुल सरा सिर्फ एक रवायत है। इसकी वजह है। क्या वजह है? तुम्हारी दुनिया के लोग वहां तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार न कर सके, इसलिए इन्होंने इससे बहुत सी रवायात मंसूब कर ली। जैसे चश्मा हैवान का तसव्वुर। फरजाना बोली। चश्मा हैवान का क्या तसव्वुर है प्रोफेसर? उसने खामोश बैठे हुए प्रोफेसर से सवाल किया और प्रोफेसर किसी ख्याल से चौंक पड़ा। तख्तुल सरा को मुख्तलिफ मानों में याद किया जाता है। इसके लिए ज़मीन की गहराइयाँ ही मुतय्यन नहीं कर दी गई हैं, बल्कि एक ऐसी जगह जहां आम इंसानों के पहुंचने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता और जो दुनिया की निगाहों से पोशीदा है। मैंने कहा था ना प्रोफेसर, इसकी वजह है, यानी ये कि इंसान इस तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, यकीनन, लेकिन हमारी तारीख में चंद किरदार ऐसे हैं जो इस तक पहुंचे हैं। मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है। क्या वो किरदार नुमाया खुसूसियात के हामिल थे? हाँ, तब माना जा सकता है। तुम्हारे वो चश्मे वाली बात रह के। हाँ, इससे एक रवायत मंसूब है। क्या? ये कि अगर कोई शख्स इस चश्मे से पानी पी ले तो जिंदा और जावेद हो जाता है, तुम्हारी तरह कभी नहीं मरता। क्या किसी ऐसे इंसान का वजूद है? बज़ाहिर नहीं। तब तुम इसे भी रवायत कह सकते हो प्रोफेसर। मैंने ऐसा कोई चश्मा यहाँ नहीं देखा। ये मुमकिन है कि इनकी तवील उम्री का राज यही हो। क्या? फिरोजा ने गहरी सांस लेकर पूछा। यही कि वहाँ का पानी ही ऐसा हो जो इंसान को लंबी उम्र बख्श देता हो। बहरहाल ऐसा कोई मखसूस चश्मा नहीं था वहाँ, मैंने नहीं देखा। कर, तुम्हारी कहानी में हमने दरमियान में दखल दिया है। नहीं, एक दिलचस्प बात मुझे मालूम हुई है। मैं इसके बारे में भी और कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, मसलन इस चश्मे को और भी कोई नाम दिया जाता है? हाँ, मज़ाहिब के बेशतर अकीदों में इसका तज़किरा मौजूद है। हिंदू इसे अमृत जल कहते हैं,
मुसलमान आब हयात वगैरह। बहरहाल मैंने कोई मखसूस चश्मा वहां नहीं देखा प्रोफेसर, और फिर हम दोनों वहां से उठ गए। गोगला जो कुछ साबित हुई थी वो बेहद ताज्जुब खेज था, और यह हकीकत है प्रोफेसर के सदियां गुजारने के बावजूद मुझे कोई ऐसा किरदार नहीं मिला जैसी यह औरत थी। मैं हंसता था और इस बात पर कि बुद्ध राहब इससे नफरत करते थे और उसके मुकाबले आने की कोशिश करते थे। हालांकि गोगला का जादू तो बहुत बुलंद था और ऐसा अनोखा था कि मुझ जैसा इंसान भी उसे न समझ सका। उसके सामने मनोरमा जैसी जादूगरनियां और बड़े बड़े मुदब्बिर कोई हैसियत नहीं रखते थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अलूम सीखने में गुजार दी थी। बहरहाल गोगला मुझे इस अंडे नुमा इमारत से निकाल लाई और फिर फलों से लदे हुए एक खुशनुमा बाग की तरफ चल पड़ी जो दूर ही से नजर आ रहा था। महकते हुए रास्ते, धीमे धीमे बादलों जैसा समा, अनोखी वादी थी प्रोफेसर। आज भी वो मेरे जहन में महफूज है। थोड़ी देर के बाद हम बाग में दाखिल हो गए और फिर दूर से मैंने एक और इमारत देखी। ये भी सफेद पत्थरों की इमारत थी, लेकिन इसकी बनावट ऊपर की दुनिया जैसी थी और इसे अनोखा न कहा जा सकता था। लेकिन इस इमारत में भी कोई दूसरा वजूद नहीं नजर आया। अलबत्ता अंदर का मंजर इतना हसीन था कि बयान से बाहर है। मैंने इसके लिए पसंदगी का इजहार किया। हाँ, तुम्हारी दुनिया की इमारतों की मानित है, गोगला ने कहा, और फिर उसने मुझे मेरी रहायश गाह दिखाई। मेरा ख्याल है तुम यहाँ खुश रहोगे। यकीनन ये दिलकश जगह है, लेकिन गोगला तुमने यहाँ किसी और को नहीं रहने दिया, जानवरों और परिंदों को भी नहीं। क्यों? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इस तबक में जादू आम है। इसे भी एक फन की हैसियत से सीखा जाता है। इसके जरिए बहुत से काम होते हैं। लोग एक दूसरे के अल्लूम की टोह में भी रहते हैं, इसलिए मैंने जानदारों को यहाँ से दूर रखा है। लेकिन परिंदे और दूसरे जानवर, इन्हें तुमने यहाँ से क्यों हटा दिया? वो भी इसके काम आ जाते हैं। ओह, वो किस तरह? मैं तुम्हें तजर्बा करके दिखा दूंगी। तब फिर गोगला, मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि कयाम के बजाय तुम मुतहर्रक रहो और मुझे इन अजायबात की सैर करवाओ। अगर एक बात कहूँ पूर्णा, तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं कहो। तुमने जो कुछ कहा इसे किसी हद तक साबित तो करो, ताकि मुझे भी यकीन हो कि मेरा मुकाबले का अनोखा इंसान है। यकीनन मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। बोलो, किस अंदाज में मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो? तुमने कहा था कि तुम बेइंतहा ताकतवर हो, आग तुम्हें नहीं जला सकती, और पत्थरों की वो चट्टानें तुमने अपने जिस्म की ताकत से तोड़ी थी। हाँ, मैंने दुरुस्त कहा था। अगर तुम जैसा कि कह चुके हो बुरा नहीं मानोगे और दर हकीकत बुरा ना मानो, तो क्या मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ? जरूर, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरे इम्तिहान से नुकसान पहुंच गया तो तुम ये तो नहीं सोचोगे कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? हरगिज नहीं। तब मेरे साथ आओ, गोगला ने कहा, और वहां से भी आगे निकल आई। अब वो उस इमारत के पिछले हिस्से की जानिब जा रही थी। उसने कमरे से गुजरते हुए स्याह रंग के बीज उठा लिए और मुट्ठी में भर कर चल पड़ी। तब वो इमारत के एक भी हिस्से में भूरी चट्टान के करीब पहुंच गई। मैंने जमीन देखी, भूरे रंग की जमीन थी, हमारी जमीन की मानी थी। तब गोगला ने वो स्याह बीज जमीन पर थे मारे और मैंने खौफनाक मंजर देखा। जमीन के एक तवील हिस्से में खौफनाक आग भड़क चुकी थी। देखते ही खौफ आता था। आम लोग अगर इस आग को देखते तो खौफ से दुबक जाते। ऐसी खौफनाक और जानदार किस्म की आग थी जिसमें नारंगी रंग जरूरत से ज्यादा शामिल था। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई खौफ पैदा न हुआ और मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। गोगला ने मेरे इम्तिहान के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था, मैं तो खुद उसे पसंद करता था। चुनाचे मैंने उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा और गोगला मानी खेज नजरों से मुझे देखने लगी। मैं दिल दिल में उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। ये आग है और बिलाशुबह ऐसी शदीद आग कि जिस कदर आग की ताकत का तसव्वुर किया जाए उस पर पूरा उतरती है। तो क्या मेरे नौजवान साथी, मेरे मेहमान, तुम इस आग में दाखिल होना पसंद करोगे? मैंने कहा, न गोगला, जो कुछ मैं कह चुका हूँ इसका हर अमली सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जवाब दिया और फिर इत्मीनान से शोलों के समत बढ़ गया जो पूरी आबो ताब से भड़क रहे थे। गोगला सनसनीखेज निगाहों से मुझे देख रही थी और फिर मैं शोलों में दाखिल हो गया। और प्रोफेसर, बिलाशुबा ये आग जिंदगी ही थी, ऐसी आग जिसकी ताकत बेपनाह थी और जो मेरे जिस्म को इस तरह छू रही थी कि उससे कबल आग ने इस माने थे मेरे जिस्म को इस तरह नहीं छुआ था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे मसामात में जिंदगी तोड़ रही हो। ये तेज आंच तो मेरी जिंदगी की जामिन थी और मैं इस आग में खुद को जम कर रहा था। मुझे एहसास ही ना हो रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस आग में क्यों आया हूँ। बस एक कैफो सरूर का समंदर था जो मेरे रिगे पैर में उतरता जा रहा था। और अहमद गोगला नहीं समझती थी कि इस तरह तो उसने मेरी जिंदगी को चलाती है। इस तरह उसने मेरी रूह के लिए वो ग़िज़ा फराहम की है जो शायद मेरी रूह की सबसे बड़ी तलब है। न जाने क्यों गोगला आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी। मैं समझता कि मैं उसे नजर आ रहा था या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर किस कदर तशवीश और परेशानी के आसार थे।
न जाने ये कैसी तशवीश थी, वो आग के बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई थी और गर्दन उठा उठा कर मुझे दिख रही थी। शायद आग की मोटी चादर में मेरा हेवला भी उसे नजर नहीं आ रहा था। देर तक मैं गुस्ले आतिश से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर जब शोले मेरे कदमों से नीचे हो गए तो मैं आग से बाहर निकला। कोकिला की खुशी भरी चीख भी उन चीखों से मुख्तलिफ न थी जो ऐसे मौका पर हैरत ज़दा इंसानों की होती थी। मेरा बदन पूरी रात के चांद की मानद सुनहरा हो गया था और मेरे बाल और चमक उठे थे। वो दौड़ती हुई मेरे करीब पहुंच गई। पूर्णा, तू अरे ये तुम्हारा बदन। वो मेरे सीने पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों में तहसीन के आसार थे, लेकिन आग, उफ, आग किसे बख्शती है। मगर तुम सदियों से जिंदा हो, तब भी आग से तुम्हारा क्या वास्ता। तुम कितने हसीन हो गए हो। क्या मैं अपने कौल पर पूरा उतरा हूँ? हाँ, मुकम्मल तौर पर। और पूर्णा, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। बड़े से बड़ा जादू आग में जलकर राख हो जाता है। फिर तुमने महसूस किया होगा, हम एक रास्ते से गुजरे थे, एक चौड़े दर के नीचे से, जहाँ एक स्याह मुजस्मा सतून की मानित खड़ा था। मैंने गौर नहीं किया, तुम इसके नीचे से गुजरे थे, जबकि मैं इससे बहुत दूर से आई थी ताकि इसका साया भी मुझ पर न पड़े। हाँ शायद। जानते हो वो कैसा मुजस्मा है? नहीं, मैंने जवाब दिया। इसके नीचे से गुजरने वाले का सारा जादू सल्ब हो जाता है। ये मैंने इन दुश्मनों के लिए तामीर किया है जो इल्म में मुझसे बढ़ जाना चाहते हैं। कोकिला ने कहा। ओह, इस तरह तुमने मेरा जादू सल्ब करने की कोशिश की थी? मैं मुस्कुराया। हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगी। अगर तुम अपने इल्म के जरिए आग से बचने की कोशिश करते तो कामयाब ना हो सकते और जल कर राख हो जाते। कोई ये भी मेरी जिंदगी मौत की कसौटी थी। हाँ पूर्णा, मैं सोच रही थी, अगर तुम एक आम जादूगर हो तो बहरहाल इस दुनिया के राज यहाँ से बाहर न जाए। तुम बहुत गहरी हो कोकिला, लेकिन फिर भी मेरे खलूस में खोट नहीं था। ये तो एक पर्क थी, सिर्फ एक पर्क है, और मैंने इस बात का बुरा भी नहीं मनाया। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि मैंने जो जो दावे किए हैं इन्हें आजमाने के लिए मेरी बेख्याली में कोई भी कार्रवाई कर सकती हो। मैंने कहा और कोकिला पुरख्याल अंदाज में मुझे देखती रही। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी एक बात की तो तस्दीक हो गई पूर्णा, यानी कि तुम एक अनोखे इंसान हो जो जादू की कुव्वत नहीं रखता, बल्कि कुछ ऐसी कुव्वतें उसमें सरायत कर गई हैं जो समझ में नहीं आती, और इन हालात में तुम मेरे लिए बहुत कारामत हो। मैं नहीं समझा, अभी तुम्हें इस बारे में नहीं समझाऊंगी। मैं चाहता हूँ तुम जल्द अज जल्द सारे इम्तिहान ले लो ताकि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस दुनिया की सैर कर सकूं। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है। अव्वल तो मैं अब तुम्हारा इम्तिहान क्या लूंगी, और फिर हमारे दरमियान इतना फासला भी नहीं कि मैं तुम्हें अपने दुनिया की सैर भी ना करा सकूं। शुक्रिया। मैंने गर्दन हिलाई और फिर चौंक कर बोला, एक बात और बताओ कोकिला। पूछो, जो दिल चाहे पूछो। मैं तो तुम्हें देख देख कर हैरान हो रही हूँ। उसने मुस्कुरा कर गर्दन झटकते हुए पूछा, तुम्हारे यहाँ बकौल तुम्हारी यकसां कैफियत रहती है, यदि दिन और रात का कोई तसव्वुर नहीं है? फिर तुम आराम के वक्त का तयन किस तरह करते हो? या फिर तुम्हारी तवील उम्री का राज ये तो नहीं है कि तुम सोते ही नहीं हो? नहीं, ये बात नहीं। अलबत्ता सोने और आराम करने के लिए किसी वक्त का तयन नहीं है। जब थकन महसूस हुई, आराम करने लेट गए। ओह, यह अनोखा सिलसिला है। मेरा ख्याल है हमारी दुनिया के रहने वालों के लिए यह बात बड़ी उलझन का बायस होगी। यकीनन, लेकिन यहाँ के लोग इसके आदी हैं, और फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारा जब दिल चाहे आराम कर लिया करो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस इन अजायबात के बारे में सोच सोच कर हैरान हूँ, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए। शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में तुमने मुझे तफसील नहीं बताई। ओह हाँ, ये बात अहम है। खासतौर से तुम्हारी दुनिया के लिए एक बात तो बताओ, सदियों के बेटे, जैसा कि तुमने बताया और जैसा हालात से जाहिर है कि तुम अपनी दुनिया के आम इंसानों से मुख्तलिफ और एक अजीब इंसान हो। खुद तुम्हारे अंदर कौन सी बातें आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं? मेरा ख्याल है कि कोई खास फर्क नहीं, मैंने जवाब दिया। फर्क तो है, तुम इनसे 1000 गुना ताकतवर। तुम्हारा बदन सदियों की धूप में तपकर इतना ठोस बन गया है कि इस पर कोई शय असरअंदाज नहीं होती। हाँ, ये तब्दीली मेरे अंदर है, मैंने जवाब दिया। सदियों में किसी भी दौर में तुम्हारी ज़रूरियात क्या रही हैं? बिल्कुल आम इंसानों की मानद। क्या इसमें औरत भी शामिल है? यकीनन, मैंने जवाब दिया। कोई औरत तुम्हारे करीब रही? हाँ, बारहा, मैंने एहतियातन कहा। तब तुम्हारी औलाद भी होगी, नहीं? क्यों? उसने दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा। और प्रोफेसर, कोई आम औरत इस बेबाकी से ये सवालात नहीं कर सकती थी, लेकिन ये सदियों पुरानी औरत है। जाहिर है ये तवील तजर्बात रखती थी। शायद मैं आम इंसानों से इस मसले पर जुदा हो जाता हूँ। शायद मेरी औलाद मेरी ही खसूसियात की हामिल होती, इसलिए फितरत ने मेरे अंदर ये तब्दीली करती। यह अजीब बात है और इस तरह मेरी समझ में नहीं आ सकती। बहरहाल तुम हसीन औरतों से मुतासिर होते हो। हाँ, ये तो बताओ फिर इन औरतों का क्या हुआ? इन्होंने किस तरह तुम्हारा साथ दिया? जब तक उनकी जिंदगी रही, जीती रही, बूढ़ी होगी और फिर मर गई। तुम इसी तरह जवान रहती हो। हाँ, जब से मैंने खुद को महसूस किया मैं इसी मानित हूँ। तब तो तुम्हारी साथी बूढ़ी औरतें
बड़े एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती होंगी। हाँ, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी में उन्हें किसी बेएतनाई का एहसास नहीं होने दिया और उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ पूर्णा? लेकिन ठहरो, तुम्हें ये नाम शुभानी ने दिया था ना, लेकिन बकौल तुम्हारे वो मर चुके। अगर मैं तुम्हें अपनी पसंद का कोई नाम दे दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तब मैं तुम्हें कास कहूंगी। इसका मानी मुझे बताओ। नाकाबिले तस्खीर, उसने जवाब दिया और मुस्कुराने लगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं काबिले तस्खीर हूं। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? तुमने सवाल किया था ना कि मैंने इन औरतों का साथ क्यों दिया। हाँ, मैं औरत से मुसख्खर हो जाता हूँ। इन सब ने जवानी मेरे साथ गुजारी, चुनाचे इनके बुढ़ापे का एहतराम मेरा फर्ज था। ये तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन इनके अंदर की औरत गैर मुतमईन होती होगी। वो तुम्हें देखकर जरूर एहसास कमतरी का शिकार हो जाती होगी। मुमकिन है, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ जरूर, तुमने क्या पूछा था? तुम्हारे यहाँ औरत और मर्द के रवाबत क्या है? मेरा ख्याल है कायनात का हर जर्रा मोहब्बत के जज्बे से आशना है। जहाँ खुद तुरीदी का वजूद है, वहाँ पर दो सिन्फें एक दूसरे से मुतासिर जरूर हैं। हर जानदार, ख्वाह वो किसी शक्ल में हो, इंसान हो या हैवान, सिन्फ से जरूर मुतासिर है। बल्कि बाज जगह तो पौधे और ऐसी ही दूसरी चीजें भी इसी तरफ माइल हैं। चुनाचे हम तो इंसान हैं और दो सिन्फों का वजूद यहाँ भी है। रवाबत, मैंने सवाल किया।